हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं सरफेस टेंशन के बारे में। तो चलिए हम देख लेते हैं कि आखिर सरफेस टेंशन क्या होता है किसी भी लिक्विड का। तो देखिए, इट इज ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इंटरमालिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन लिक्विड, ग्रेटर द इंटरमालिक्यूलर फोर्स, ग्रेटर द सरफेस टेंशन, लेसर द वेपर प्रेशर एंड ग्रेटर विल बी द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड, जो कि पीसीएस 2003 में पूछा जा चुका है। ठीक, तो अब हम इसे अच्छे से समझ लेते हैं। देखिए, सबसे पहले हम ये समझते हैं कि इंटरमालिक्यूलर फोर्स क्या होता है। इंटरमालिक्यूलर फोर्स वह होता है जो दो मालिक्यूल्स के बीच में लगता है, यानी कि जो दो मालिक्यूल्स एक दूसरे से जिस फोर्स के द्वारा एक दूसरे से बंधे होते हैं उसी को हम इंटरमालिक्यूलर फोर्स कहते हैं। तो ऐसे ही लिक्विड के ढेर सारे मालिक्यूल हैं। अब उनके मालिक्यूल जो है जिस फोर्स के द्वारा एक दूसरे से काफी स्ट्रांगली बंधे हुए हैं उसी को हम इंटरमालिक्यूलर फोर्स कहते हैं। ठीक, तो जिस लिक्विड का इंटरमालिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग है तो उसका जो सरफेस टेंशन होगा वो भी स्ट्रांग होगा। तो उस कंडीशन में उसका वेपर फेज बहुत ही आसानी से नहीं बनेगा, यानी कि उसका वेपर प्रेशर कम होगा, यानी कि वह वेपर स्टेट में आसानी से नहीं जाएगा, बहुत ही मुश्किल से जाएगा। और जब मुश्किल से जाएगा तो उसका वेपर बहुत ही धीरे धीरे बनेगा, तो वेपर प्रेशर भी बहुत ही कम अप्लाई होगा, ठीक, उस लिक्विड के ऊपर। तो इसका मतलब ये है कि लिक्विड का जो वेपर प्रेशर है वह बहुत कम होगा। यानी कि अब लिक्विड का वेपर प्रेशर बहुत कम है तो उसे हम और भी ज़्यादा बॉयल करवाने के लिए टेम्परेचर देंगे, यानी कि उसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही ज़्यादा होगा। तो लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है, यानी कि जिस लिक्विड का इंटरमालिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग होगा उसका सरफेस टेंशन भी स्ट्रांग होगा और उसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगा, लेकिन वेपर प्रेशर जो होगा वो कम होगा। ठीक, अब हम इसे समझ लेते हैं। देखिए, इंटरमालिक्यूलर फोर्स प्रोपोर्शनल टू सरफेस टेंशन, जिसे हम गामा से डिनोट करते हैं। इंटरमालिक्यूलर फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट के है, बट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेपर प्रेशर, यानी कि वीपी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यानी कि इंटरमालिक्यूलर फोर्स जितना ज़्यादा होगा उसका वेपर प्रेशर उतना कम होगा। यदि इंटरमालिक्यूलर फोर्स कम है तो वेपर प्रेशर ज़्यादा है उस लिक्विड का। ठीक, अब जैसे कि मान लीजिए वाटर का जो वेपर प्रेशर ज़्यादा है, यानी कि उसका बॉइलिंग पॉइंट कम है, लेकिन अगर उसी की जगह कोई गाढ़ा लिक्विड है तो उसका जो वेपर प्रेशर कम होगा, यानी कि उसका जो इंटरमालिक्यूलर फोर्स ज़्यादा होगा। ठीक, अब हम आगे बढ़ते हैं। इट टेंड्स टू ड्रा द सरफेस मालिक्यूल इनटू द बॉडी ऑफ अ लिक्विड एंड देयरफॉर टेंड्स टू रिड्यूस द सरफेस टू अ मिनिमम। अब देखिए, इसको हम एक एग्जांपल के बेस पे समझ लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए किसी सतह पे पानी गिरा हुआ है और किसी सतह पे कोई गाढ़ा लिक्विड गिरा है, तो वह उस सतह से जो पानी है उसको हम आसानी से सोख सकते हैं, लेकिन अगर गाढ़ा लिक्विड है तो उसको आसानी से उस सतह से सोखा नहीं जा सकता है काफ़ी स्ट्रांगली, तो हम उसे आसानी से नहीं ले सकते हैं। लेकिन यदि उसका सरफेस जो है मिनिमम है, एक दूसरे से काफ़ी वीक बॉन्ड से बंधे हुए हैं, तो हम उसे आसानी से क्या कर सकते हैं, वहाँ उससे अलग कर सकते हैं। तो इसका मतलब यही है। अब अगला पॉइंट क्या है, देखिए, द मालिक्यूल एट द सरफेस पासिस ग्रेटर एनर्जी देन दोज इन द बल्क। अब देखिए दोस्तों, हम इस पॉइंट को देख लेते हैं। इट टेंड्स टू ड्रा द सरफेस मालिक्यूल into the body of a liquid and therefore tends to reduce the surface to a minimum। यानी कि किसी लिक्विड का जो मालिक्यूल है यदि वह एक दूसरे से स्ट्रांगली ड्रा है, यानी कि एक दूसरे को स्ट्रांगली खींचे हुए है, तो वह लिक्विड उतना आसानी से अपने मालिक्यूल से अलग नहीं हो सकता है। लेकिन यदि उसका जो सरफेस टेंशन है वह मिनिमम है तो वह उतना ही आसानी से रिड्यूस हो जाएगा। तो इस तरीके से हम इसे समझ सकते हैं। ठीक, अब देखिए, ये पीसीएस 2005 में और 2007 में पूछा जा चुका है, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब इसके लिए हम एक एग्जांपल देते हैं, उससे समझ लेते हैं। मान लीजिए किसी लिक्विड, कोई लिक्विड है, एक वाटर है, एक गाढ़ा लिक्विड है, तो वाटर का जो टेंड्स टू रिड्यूस ऑफ सरफेस होगा यह मिनिमम होगा, लेकिन जो गाढ़ा वाला लिक्विड है उसका जो रिड्यूस सरफेस है वह स्ट्रॉन्ग होगा। अब अगला क्या है, द मालिक्यूल्स एट द सरफेस पासिस ग्रेटर एनर्जी देन दोज इन द बल्क। अब देखिए, जो सरफेस पासिस ग्रेटर एनर्जी, यानी कि जो सरफेस पे होगा मालिक्यूल्स उसकी जो एनर्जी होगी वो ज़्यादा होगी बल्क वाले मालिक्यूल्स की अपेक्षा। ठीक, ये पीसीएस 2001 में पूछा जा चुका है। यानी कि यदि कोई लिक्विड है उसकी जो सरफेस पे जो उसका मालिक्यूल है
उसकी जो एनर्जी है उसके बल्क वाले मॉलिक्यूल्स की अपेक्षा ज़्यादा होगी। ठीक, तो एक तरीके से ये मान लीजिए जो कंटेनर है उस कंटेनर में लिक्विड भरा हुआ है, तो उसके जो बल्क वाला मॉलिक्यूल होगा, तो बल्क वाले मॉलिक्यूल की जो एनर्जी होगी वो कम होगी सरफेस वाले एनर्जी के अपेक्षा, यानी कि जो ऊपर वाला मॉलिक्यूल होगा उसकी एनर्जी हाई होगी और जो बीच का जो मॉलिक्यूल होगा उसकी एनर्जी लो होगी। ठीक, अब देखिए हम इसका सीजीएस सिस्टम में देख लेते हैं यूनिट क्या होता है। तो सीजीएस सिस्टम में इसकी यूनिट होती है डाइन पर सेंटीमीटर। अब इसको डिफाइन किस तरीके से किया जा सकता है, द फोर्स इज डाइन इन डाइन एक्टिंग एट राइट एंगल टू द सर्फेस ऑफ अ लिक्विड अलोंग 1 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ द सर्फेस। यानी कि हम यहाँ पे सेंटीमीटर के बेस पे देखेंगे जो फोर्स लगता है, यानी कि फोर्स इन डाइन, यहाँ पे बल्क मात्रक को डाइन दिया गया है। ठीक, तो एक्टिंग एट राइट एंगल यानी कि जो सरफेस, यानी कि जो लिक्विड, एक लिक्विड के सरफेस के थ्रू जो कार्य किया जा रहा है राइट एंगल में, उसे हम 1 सेंटीमीटर के अलोंग ले देंगे, तो उसे हम क्या कहेंगे, उस सरफेस को हम क्या कहेंगे, डाइन पर सेंटीमीटर। यानी कि ये देखिए ये बल का मात्रक हो गया और ये जो हो गया लेंथ का हो गया, तो डाइन पर सेंटीमीटर हो गया। अब एसआई सिस्टम में इसका मात्रक देख लेते हैं। तो एसआई में होता है इसका न्यूटन पर मीटर। अब देखिए द फोर्स इन न्यूटन, यानी कि जो बल का मात्रक न्यूटन में, तो उस कंडीशन में क्या है, एक्टिंग एट राइट एंगल टू द सरफेस ऑफ अ लिक्विड अलोंग 1 मीटर, यानी कि 1 मीटर के थ्रू वह जो लिक्विड है कार्य कर रहा है अपने राइट एंगल के थ्रू, तो उस कंडीशन में क्या होगा, यहाँ पे न्यूटन पर मीटर है और 1 न्यूटन जो होता है ये 10⁵ डाइन के बराबर होता है। देखिए ये पीसीएस 2002 में और 2004 में पूछा जा चुका है। तो एसआई सिस्टम में इसका जो मात्रक है यह है न्यूटन पर मीटर। तो दोस्तों अब हम यहाँ पे सरफेस एनर्जी को समझ लेते हैं कि लिक्विड की सरफेस एनर्जी क्या होती है। इट इज वर्क डन इन ऑर्डर टू एक्सटेंड टू सरफेस एरिया ऑफ अ लिक्विड बाय 1 सेंटीमीटर। यानी कि जो लिक्विड है उसका सतह है, उस सतह के अलोंग 1 सेंटीमीटर उसका हम एरिया लेंगे। ठीक, तो उसके द्वारा किया गया कार्य जो होता है वही सरफेस एनर्जी है। ठीक, अब देखिए सरफेस एनर्जी जो होता है ये किसके किसके बराबर है, अमाउंट ऑफ वर्क डन अपॉन एरिया एक्सटेंडेड, यानी कि उसके द्वारा किया गया कार्य अपॉन जो एरिया एक्सटेंड हो रहा है। ठीक, इक्वल टू किसके बराबर हो गया, ये देखिए वर्क डन जो होता है ये फोर्स इंटू डिस्टेंस के बराबर होता है। अब जो एरिया है इसको हम एरिया ही लिखेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे सीजीएस सिस्टम में इसका हम मात्रक देख लेते हैं। तो इन सीजीएस सिस्टम यूनिट फोर्स एनर्जी, ये जो फोर्स एनर्जी जो करेगा यहाँ पे फोर्स और डिस्टेंस है, यानी कि इसे हम सरफेस एनर्जी बोल रहे हैं। सरफेस एनर्जी इसका जो मात्रक है डाइन सेंटीमीटर होता है, फोर्स का डाइन होगा, डिस्टेंस का सेंटीमीटर, अपॉन सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू डाइन पर सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम सरफेस टेंशन भी बोल सकते हैं, क्योंकि जो सरफेस टेंशन का मात्रक होता है वो होता है डाइन पर सेंटीमीटर। तो इस तरीके से हम ये भी कह सकते हैं कि जो सरफेस एनर्जी है वो सरफेस टेंशन के बराबर होगी। ठीक, यदि कौन सी कंडीशन हो, इट इज अ वर्क डन इन ऑर्डर टू एक्सटेंड द सरफेस एरिया ऑफ अ लिक्विड बाय 1 सेंटीमीटर, यानी कि हम 1 सेंटीमीटर यदि एरिया को रख रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे हम एसआई में इसकी यूनिट देख लेते हैं। सरफेस एनर्जी इक्वल टू न्यूटन इंटू मीटर अपॉन मीटर स्क्वायर, तो यहाँ पे हो जाएगा न्यूटन मीटर इनवर्स के बराबर हो जाएगा एसआई में इसका यूनिट। ठीक, अब देखिए यहाँ पे एक फिगर के बेस पे हम समझ लेते हैं। तो फिगर क्या है, देखिए यहाँ पे मान लीजिए पूरा लिक्विड है, ठीक, और उसका एरिया पहले यहाँ तक है, लेकिन जैसे ही 1 सेंटीमीटर एक्सटेंड कर रहा है तो कुछ वर्क भी हुआ होगा। वर्क मान लीजिए इधर ही करेगा, तो ये 1 यानी कि ये जो एरिया यहाँ पे कर रहा है 1 सेंटीमीटर का है। ठीक, तो ये जो एरिया एक्सटेंड कर रहा है तो इसी एरिया को लिया गया और जो इसके द्वारा किया गया कार्य है यानी कि W। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं, डायमेंशन ऑफ सरफेस टेंशन को देख लेते हैं। तो इसे हम गामा से डिनोट करते हैं, जो कि बराबर होता है फोर्स अपॉन लेंथ के। तो गामा इक्वल टू फोर्स अपॉन लेंथ इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन अपॉन डिस्टेंस होगा। अब देखिए यहाँ पे ml T⁻⁻2 होता है, मास का m होगा और एक्सेलरेशन का होता है l T⁻⁻2 अपॉन l। इसको हम क्या लिख सकते हैं, m T⁻⁻2, l कैंसिल हो जाएगा। ठीक, अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे क्या होगा, वर्क जो होगा ये सरफेस टेंशन गामा इंटू चेंज इन सरफेस एरिया के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होगा। ठीक, अब देखिए वर्क इक्वल टू गामा इंटू 2l/dx भी हो सकता है, यानी कि 2l/dx हम लिखेंगे। क्यों, क्योंकि ये चेंज इन सरफेस एरिया है 2l/dx।
अब 2L dx हम क्यों नहीं है, क्योंकि जो ज्यादातर जो लिक्विड का हम जो शेप ले रहे हैं 2πr लेते हैं, यानी कि सर्कल के बेस में लेते हैं, क्योंकि उसका स्फेरिकल शेप होता है लिक्विड का, यानी कि ज्यादातर जो लिक्विड का शेप होता है वो स्फेरिकल में है। तो इसलिए हम यहाँ पे 2πr जो होता है उसके बेस पे ले रहे हैं 2L dx। ठीक, ये जो लेंथ है और ये जो dx जो है इसका डिस्टेंस, यानी कि जो स्मॉल डिस्टेंस चेंज हो रहा है। अब देखिए इसको हम क्या लिखेंगे, टोटल चेंज इन सरफेस एरिया। अब ये किसके बराबर हो जाएगा, इक्वल टू गामा dA के बराबर हो जाएगा। ठीक, अब यदि हम dA को 1 सेंटीमीटर स्क्वायर ले रहे हैं तो उस कंडीशन में क्या होगा, वर्क डन किसके बराबर होगा, यानी कि वर्क इक्वल टू गामा इंटू डेल ए इक्वल टू गामा इंटू 1। डेल ए क्या है, ये बहुत ही छोटा है, यानी कि जो एरिया वो कवर कर रहा है सरफेस एरिया उसको हम डेल ए बोल रहे हैं, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर है। तो गामा इंटू 1 इक्वल टू गामा के बराबर हो जाएगा, यानी कि डब्ल्यू इक्वल टू गामा के बराबर हो जाएगा, तो वर्क इक्वल टू गामा हो जाएगा। ठीक, तो इसका मतलब यही है कि जो सरफेस टेंशन है लिक्विड का वह उसके द्वारा किए गए कार्य के बराबर हो जाएगा यदि सरफेस एरिया 1 सेंटीमीटर है, यानी कि पर यूनिट में है। तो दोस्तों अब हम यहाँ पे एक बार फिर से देख लेते हैं सरफेस टेंशन सरफेस एनर्जी को। ठीक, देखिए इम्प्लाइज दैट अ सरफेस ऑफ टेंशन एग्जिस्ट बिटवीन द सरफेस मॉलिक्यूल। अब देखिए सरफेस एनर्जी क्या है, इम्प्लाइज दैट वर्क इन रिक्वायर्ड टू ब्रिंग मॉलिक्यूल फ्रॉम द बल्क टू द सरफेस ऑफ अ लिक्विड। यानी कि देखिए लिक्विड के जो सतह पे जो मॉलिक्यूल होते हैं, यदि वो मॉलिक्यूल बल्क से, यानी कि बल्क से उनको सतह पे लाने के लिए जो किया गया कार्य होता है वही सरफेस एनर्जी होता है। यानी कि इस तरीके से हम बोल सकते हैं लिक्विड के बल्क वाले मॉलिक्यूल्स को सरफेस यानी सतह पे लाने के लिए जो वर्क रिक्वायर होती है, यानी कि जो हम कार्य करते हैं उसी को हम सरफेस एनर्जी बोलते हैं। अब अगला देखिए क्या है, यूनिट ऑफ सरफेस टेंशन फोर्स पर यूनिट लेंथ डायंस पर सेंटीमीटर या डायन सेंटीमीटर इनवर्स, ये हम पीछे देख चुके हैं। तो ये पीसीएस 2000 में पूछा जा चुका है। और यूनिट ऑफ सरफेस एनर्जी क्या होता है, वर्क पर यूनिट एरिया के बराबर होता है। यह होता है अर्ग सेंटीमीटर की पावर -2, यानी कि इसे हम डायन सेंटीमीटर इनवर्स भी बोल सकते हैं। ठीक, अब देखिए 1 डायन सेंटीमीटर इनवर्स इक्वल टू 1 अर्ग सेंटीमीटर की पावर -2 इक्वल टू 10 की पावर -2 न्यूटन मीटर इनवर्स के बराबर होता है। अब W जो है यह F इंटू डी के बराबर होता है, यानी कि फोर्स इंटू डिस्टेंस के बराबर है। तो अर्ग इक्वल टू डाइन इंटू सेंटीमीटर के बराबर हो जाएगा। अब ये पीसीएस 1995 में पूछा जा चुका है, तो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 डाइन सेंटीमीटर इनवर्स इक्वल टू 1 अर्ग सेंटीमीटर की पावर -2 इक्वल टू 10 की पावर -3 न्यूटन मीटर इनवर्स, या फिर W इक्वल टू F इंटू डी इक्वल टू अर्ग जो है W का है। ठीक, अर्ग इक्वल टू डाइन इंटू सेंटीमीटर। ठीक, अब अगला देखिए क्या है, द सरफेस टेंशन इज इक्वल टू सरफेस एनर्जी बोथ न्यूमेरिकली एज वेल एज डायमेंशनली। यानी कि जो सरफेस टेंशन होता है ये सरफेस एनर्जी के बराबर होता है दोनों तरीके से, न्यूमेरिकली बेस पे भी और डायमेंशनली बेस पे भी। ठीक, अब अगला पॉइंट क्या है, देखिए सिंस इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स डिक्रीजेज विथ इंक्रीज इन एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स द इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन डिक्रीजेज विथ राइज इन टेम्परेचर। अब देखिए जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है लिक्विड का वो घटता है जब एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल बढ़ता है, यानी कि जो एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल बढ़ता है द इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन डिक्रीजेज विथ राइज इन टेम्परेचर, यानी कि टेम्परेचर को बढ़ाने पे जो लिक्विड का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो घटता है। जैसे कि वाटर को जैसे जैसे हम गर्म करते हैं तो उसका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है, तो अपने लिक्विड फेज से गैसियस फेज में यानी कि गैसियस स्टेट में चेंज होता है, क्योंकि उसके मॉलिक्यूल एक दूसरे से इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को मतलब कि उतने तेजी से नहीं बंधे रह पाते हैं। ठीक, तो टेम्परेचर बढ़ाने पे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स घटता है। ठीक, तो इस तरीके से हम इसे समझ सकते हैं। अब अगला पॉइंट क्या है, हैंस सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड आल्सो डिक्रीजेज विथ राइज इन टेम्परेचर एंड बिकम 0 एट क्रिटिकल टेम्परेचर। यानी कि इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, जो लिक्विड का सरफेस टेंशन होता है वह भी घटता है टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ, और एक कंडीशन में वह 0 के बराबर हो जाता है। अब वह कंडीशन क्या है, क्रिटिकल टेम्परेचर, यानी कि क्रिटिकल टेम्परेचर पे जो सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड है वह 0 के बराबर हो जाता है। ठीक, तो ये देखिए पीसीएस 1995 में और 2000 में, 2005, 2007, 2008 में पूछा जा चुका है, और जीआईसी 2017, पीजीटी 2011 में पूछा जा चुका है। तो एक तरीके से हम ये भी लिख सकते हैं कि गामा इक्वल टू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/T, यानी कि सरफेस टेंशन जो होता है वो टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है।
तो आशा करती हूँ दोस्तों आपको ये वाला टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए और अपना ख्याल रखिए।